वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम रीड साइंस की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमने अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री के सेक्शन को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। और आज की क्लास में हम बायोलॉजी में जो और इम्पोर्टेंट टॉपिक रह गए हैं उनको कवर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आज की क्लास में हम कवर करेंगे ताकि जल्दी से ये बायोलॉजी ख़त्म हो और बस फिर हमारे प्रैक्टिस सेट रह जाएंगे। देखिए, प्रैक्टिस सेट में बायोलॉजी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो यहाँ पर हम एक आइडिया के लिए सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे और बाकी जैसे क्वेश्चंस होंगे मैं उनमें भी और अच्छे से आपको समझाऊंगी। तो आज की क्लास में हम समझेंगे कि जो कोशिका है, सेल है, उसके बारे में हम देखेंगे। साथ में जो पादपों में पोषक होता है और साथ में यहाँ पर देखिए लिखा भी है जैसे मानव शरीर के विभिन्न तंत्र। तो उसमें जो पादपों के पोषक है उसमें हम ह्यूमन का भी थोड़ा सा देख लेंगे। तो सारी चीज़ें इसमें अच्छे से कवर हो जाएंगी। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जहाँ से आप बहुत कुछ बायोलॉजी में सीख जाएंगे और एग्ज़ाम में आपके वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। देखिए, मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हो रही है। जो खराश है, गला जो है वो अभी भी ख़राब हो रहा है। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि बायोलॉजी एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए ताकि आपकी जो तैयारी है वो आप अच्छे से कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपना टॉपिक। अब हम समझेंगे कि हमारा सेल, कोशिका क्या होती है और इसकी संरचना और इसका कार्य क्या होता है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर ट्रिलियन ऑफ सेल्स हैं। हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है? ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है। जैसे एक सेल का एग्जांपल मैंने बताया, अमीबा। अमीबा में खाली सिंगल सेल होता है। लेकिन अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं तो उसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं और ये सेल्स क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं, फिर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है और एक ऑर्गेनिज्म जो जीव है वो बनकर तैयार हो जाता है। बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ऑर्गन इज रेफर्ड टू एज सेल। अंगों की संरचनात्मक मूल इकाई को ही कोशिका कहते हैं। जैसे हम अपना घर बनाते हैं तो उसमें जो ब्रिक होती है, जो ईंट होती है, वो मूल इकाई है। सेम ऐसे ही हमारे हर जीव में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? वो सेल होती है, वो कोशिका होती है। और इसके बारे में 1665 में सबसे पहले किसने बताया? रॉबर्ट हुक ने। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रॉबर्ट हुक ने सेल को इंट्रोड्यूस किया। अब देखिए होता क्या है, हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं। कुछ गोल होते हैं, कुछ चपटे होते हैं फैले हुए, ठीक है, कुछ लंबे लंबे होते हैं। तो ये जो अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये टिश्यू बनाते हैं। अब देखिए टिश्यू क्या होता है, इस चीज़ को, प्रोसेस को अच्छे से समझिए। टिश्यू जिसे हम ऊतक बोलते हैं। टिश्यू क्या होता है? सिमिलर टाइप ऑफ सेल जब एक साथ आ जाते हैं तो वो आपके टिश्यू होते हैं। जैसे एक क्लास में कुछ लाल रंग की कुर्सियां हैं, चेयर हैं, और कुछ ग्रीन कलर की चेयर हैं। तो अगर मैं सारी लाल रंग की चेयर को एक साथ कर दूं तो वो टिश्यू बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? टिश्यू। तो सेम ऐसे सिमिलर टाइप ऑफ सेल, जैसे गोल वाले सेल सारे जब एक साथ हो जाएंगे तो वो क्या बना देते हैं? वो ऊतक बना देते हैं, वो टिश्यू बना देते हैं। सेम ऐसी सारी ग्रीन चेयर अगर एक साथ हो जाएंगी तो वो भी क्या फॉर्म करेंगी? वो भी टिश्यू फॉर्म करेंगी, वो भी ऊतक बनाएंगी। तो सिमिलर टाइप ऑफ सेल जब एक साथ आते हैं तो वो तो आपके ऊतक होते हैं। लेकिन जब यही दो, एक ऊतक ये और एक टिश्यू ये दोनों मिलकर, जब ये दोनों भी मिल जाएंगे तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ये एक ऑर्गन बनाएंगे। और फिर ऑर्गन से अलग अलग ऑर्गन जब बहुत सारे कनेक्ट हो जाते हैं तो पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है और वहीं से आपका एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनकर तैयार हो जाता है। तो याद रखिए, टिश्यू जो ऊतक होते हैं वो तो सिमिलर टाइप ऑफ सेल होते हैं। और जब सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यू, सिमिलर टाइप ऑफ अलग अलग टिश्यू है ना, कहीं पर सर्किल वाले हैं, कहीं पर दूसरे वाले टिश्यू एक साथ हैं, है ना, जिसमें एक टाइप के सेल हैं। तो जब ये सारे टिश्यू भी एक साथ मिल जाते हैं तो वो आपका एक ऑर्गन बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर आपके पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। जैसे हार्ट हो गया एक ऑर्गन, लीवर, किडनी, तो ये सारे ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और उस ऑर्गन सिस्टम से ही आपका एक ऑर्गेनिज्म जो जीव होता है वो बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, organism whose body is made up of more than one cell are called multicellular, बहुकोशिकीय। एग्जाम्पल ह्यूमन, एनिमल। हमारे अंदर मल्टी सेल होते हैं तो इसलिए हम किसके अंदर आ जाते हैं? हम बहुकोशिकीय हो जाते हैं, मल्टी सेलुलर हो जाते हैं। लेकिन ऑर्गेनिज्म विद वन सेल, जिनके अंदर खाली एक सेल होता है, वो क्या होते हैं? वो आपके यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। और इनके एग्जाम्पल क्या हैं? अमीबा और पैरामीशियम, जो कि हमारा प्रोटोजोआ के अंदर आते हैं। तो ये सिंगल सेल होते हैं और इनको हम यूनिसेलुलर
एक कोशिकीय बोलते हैं। ठीक है, हैन एग इज लार्जेस्ट सिंगल सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो मुर्गी का अंडा होता है वो एक सिंगल सेल का लार्जेस्ट सिंगल सेल होता है और इसको आप बड़ी आसानी से आईज से देख सकते हैं। बाकी कोई सिंगल सेल ऐसा नहीं है जिसको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो लार्जेस्ट सिंगल सेल एक कोशिकीय सेल कौन सा है, कोशिका कौन सी है, वो मुर्गी का अंडा है, हैंस एग। ठीक है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी विच आर डिफर इन डिफरेंट शेप एंड साइज। बहुत सारे ट्रिलियन ऑफ सेल्स आपकी बॉडी में होते हैं। जैसे देखिए ये आपके चीक के हो गए, ये आपके नर्वस सिस्टम के सेल हो गए, ये आपके मसल्स के सेल हो गए। तो अलग अलग तरह के सेल्स हमारी बॉडी में होते हैं और वो अलग अलग फंक्शन करते हैं और उनका अलग अलग शेप होती है और उनकी अलग अलग साइज़ होती है। जैसा आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये स्फेरिकल साइज़ के हैं, ये आपके कैसे हैं, ये लॉन्ग ब्रांच्ड हैं। ये जो लॉन्ग ब्रांच्ड सेल है ना, आपकी कोशिकाएं हैं, लॉन्ग ब्रांच कोशिकाएं सेल, ये किस में पाए जाते हैं, ये नर्वस सिस्टम में, नर्व सेल के अंदर होते हैं। और ये जो चपटी स्पिंडल हैं, सीधी फ्लैट, ये आपके जो सेल हैं ये किस में होते हैं, ये आपके मसल्स में होते हैं। ठीक है, मांसपेशियों में होते हैं। तो अलग अलग तरह के सेल आपकी बॉडी में होते हैं जिनकी साइज़ अलग है, जिनका शेप अलग है। ये आप याद रखिएगा, हमारे अंदर एक तरह के सेल नहीं होते, अलग अलग तरह के सेल होते हैं, अलग अलग साइज़, अलग अलग फंक्शन, सब कुछ अलग अलग करते हैं। अ सिंगल सेल organism can also perform the all necessary एक्शन दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डू। एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी वही फंक्शन परफॉर्म कर सकता है जो हमारी बॉडी फंक्शन परफॉर्म करती है, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, एक मल्टी सेलुलर है। जैसे अमीबा जो होता है ये सब कुछ कर सकता है, ये सिंगल सेल है लेकिन ये फिर भी क्या कर सकता है, ये सारे नेसेसरी फंक्शन जो होते हैं वो कर सकता है। जैसे ये फूड को अंतग्रहण करता है, फिर उसको पचाता है, कैप्चर के साथ साथ डाइजेस्ट भी करता है, फिर ये रेस्पायर भी करता है, सांस भी लेता है, श्वसन भी करता है, और ये एक्सक्रीट भी करता है, उत्सर्जन वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर भी निकलता है, और साथ में ये रिप्रोड्यूस भी करता है, प्रजनन भी करता है, और ग्रोथ भी करता है, वृद्धि भी करता है। तो ये वही सारे कार्य कर रहा है जो हमारी बॉडी करती है। तो याद रखिए, एक सिंगल सेल भी सारे कार्य, सारे फंक्शन कर सकता है जो एक मल्टी सेलुलर बॉडी करती है। देखिए, अमीबा जो होता है ना, उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, ये अपनी शेप को चेंज करता रहता है। क्यों? क्योंकि इसके फॉल्स फीड होते हैं जिन्हें हम सूडोपोडिया बोलते हैं, जिन्हें हम पादाब बोलते हैं। जब ये भोजन को ले रहा होता है, कैप्चर कर रहा होता है, तो उस समय ये अपने फॉल्स फीड को बाहर कर लेता है, फिर अंदर कर लेता है। तो ये अलग अलग समय पे अपने फॉल्स फीड को, सूडोपोडिया को निकालता रहता है। इसी वजह से इसकी कोई निश्चित आकार, कोई शेप नहीं होती। जैसा आप देख ही रहे हैं, ये जो सूडोपोडिया हैं ये आपके फॉल्स फीड, इसके नकली पैर होते हैं। अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग, जो फंक्शन ये करेगा उसके अकॉर्डिंग ये अपने फॉल्स फीड, जो नकली पैर होते हैं, सूडोपोडिया होते हैं, उनको बाहर निकलता रहता है। इसके से लिखा भी है, कोई डेफिनेट शेप इसकी नहीं है। द प्रोजेक्शंस ऑफ वेरिंग लेंथ प्रोड्यूटिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी, इन्हें ही हम सूडोपोडिया कहते हैं या फॉल्स फीड पादाब कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। इनकी अलग अलग शेप होती है और इनका कुछ अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ये मैंने पहले भी अभी आपको अच्छे से समझा दिया है। अब देखिए, थोड़ा सा सेल के बारे में डिटेल में समझेंगे। देखिए, जो सेल होता है ना, उसमें जो बाहरी लेयर होती है वो आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली कहलाती है। ये प्लांट में भी होती है और ये एनिमल में भी होती है। आउटर मोस्ट लेयर, जो सबसे बाहरी लेयर होती है सेल की, जो उसको एक स्ट्रक्चर दे रही है, वो आपकी क्या है, कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, जो हमें शेप प्रोवाइड करती है हमारी सेल को। और प्लांट के अंदर एक एक्स्ट्रा वॉल होती है। देखिए, एनिमल सेल जो होते हैं उनमें तो खाली सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन जो प्लांट का सेल होगा उसमें सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ एक एक्स्ट्रा वॉल होगी, एक एक्स्ट्रा झिल्ली होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। तो याद रखना, सेल वॉल जो होती है ये प्लांट सेल के अंदर होती है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर नहीं होती। और ये सीटेट में बहुत बार आता है। कभी भी पहचानना हो कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, तो याद रखना, जो प्लांट सेल है उसके अंदर सेल वॉल होती है, लेकिन जो एनिमल सेल होता है, जो हमारे सेल होते हैं, हम भी तो एनिमल कैटेगरी में ही आते हैं, तो जो हमारे सेल होते हैं उनके अंदर सेल वॉल, कोशिका भित्ति नहीं होती।
प्लांट में ये एक्स्ट्रा इसलिए होती है क्योंकि प्लांट घर के बाहर रहते हैं, क्योंकि उनको तो ऐसा नहीं आप तो सर्दी हो रही है तो घर के अंदर हैं, सिक्योर हैं, लेकिन प्लांट तो हर मौसम में उनको खड़े रहना है। तो उनको एक स्ट्रक्चर जो है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, वो हर तरह के मौसम को झेल सकें। इसलिए उनके सेल में एक अलग से एक्स्ट्रा वॉल होती है जो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो याद रखिए, तो प्लांट के अंदर एक एक्स्ट्रा वॉल होती है जिसे हम कोशिका भित्ति बोलते हैं। और यही जो एक्स्ट्रा वॉल है, कोशिका भित्ति, सेल वॉल है, ये आपकी बैक्टीरियल सेल में भी होती है। तो बैक्टीरिया के सेल में भी क्वेश्चन बन जाएगा, याद रखिए, प्लांट के साथ साथ बैक्टीरिया के सेल में भी सेल वॉल होती है, लेकिन एनिमल सेल में कोई भी सेल वॉल नहीं होती। जो अगर मैं बात करूं, जो स्मॉलेस्ट सेल है, जो जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू देखते हैं, वो कितना हो सकता है, 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर का होता है, जो कि हमारा बैक्टीरिया का सेल होता है, जो कि हमारा जीवाणु का सेल होता है। तो स्मॉलेस्ट सेल किसका होगा, बैक्टीरिया का होगा, जिसकी साइज़ कितनी हो सकती है, 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर की। और लार्जेस्ट सेल की, सबसे लार्जेस्ट सेल कोशिका की मैं बात करूं तो वो अंडे होता है, किसका, ऑस्ट्रिच का अंडा, जो कि कितना होता है, 170 मिलीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर। तो याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का होगा और लार्जेस्ट सेल जो है वो हमारा ऑस्ट्रिच का, शुतुरमुर्ग के अंडे का जो सेल है, वो एक जो पूरा मैंने बताया था ना, एक अंडा जो होता है वो एक सिंगल सेल होता है, और वो लार्जेस्ट सेल है हमारा ऑस्ट्रिच के अंडे का। ठीक है, अब देखिए, जो साइज ऑफ सेल है इज नॉट रिलेटेड टू द साइज ऑफ एनी प्लांट और एनिमल। ये इस कथन में, इस पॉइंट में क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे एक चूहा है और एक हाथी है, तो आप ये नहीं कह सकते कि जो चूहा है, जो माउस है, उसके सेल जो है बहुत छोटे छोटे होंगे, उसके सेल भी उतने ही बड़े हो सकते हैं जितने कि एक हाथी के होंगे। तो आप ये किसी एनिमल की साइज को देखकर आप ये नहीं कह सकते कि उसके साइज, जो उसके सेल होंगे, जो उसकी कोशिकाएं होंगी, वो भी छोटी होंगी, वो उनमें बड़ी भी हो सकती हैं, छोटी भी हो सकती हैं। ठीक है, अब आगे समझते हैं फर्दर सेल का स्ट्रक्चर। सेल को मुख्य 3 भागों में, 3 पार्ट में डिवाइड करा जाता है। एक होता है आपका सेल मेम्ब्रेन, एक होता है आपका साइटोप्लाज्म, एक होता है आपका न्यूक्लियस, जिसे हम बोलते हैं आपका केंद्रक। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली अच्छे से समझाया, इसे ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये पोरस होती है, लचीली सी होती है, अलाउ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड एंड रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इनटू द सेल। ये क्वेश्चन सीटेट में बना है, तो याद रखिए, सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये अलाउ करती है, जो बहुत से सब्सटेंसेस हमारे सेल के अंदर, कोशिका के अंदर आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, तो उन सब के मूवमेंट को, कि कौन सा सब्सटेंस अंदर आ रहा है, कौन सा सब्सटेंस बाहर जा रहा है, उसको कौन रेगुलेट करता है, उसको कौन मैनेज करता है, वो सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति ही करती है। उसके बाद जो हमारा सेल है, देखिए सेंटर में, उस सेल के सेंटर में क्या होता है, हमारा एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, अब ये सेल है, तो सेल में ये सेल मेम्ब्रेन है, बीच में क्या है, ये आपका न्यूक्लियस है, केंद्रक है। अब इस केंद्रक और इस सेल मेम्ब्रेन के बीच में आपका लिक्विड जेल भरा होता है, उस जेल को, लिक्विड जेल को ही हम क्या बोलते हैं, उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, कोशिका द्रव बोलते हैं। बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन देयर इज अ जेली लाइक सब्सटेंस, जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, कोशिका द्रव बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन कोने पे है, ठीक है, फिर आपका न्यूक्लियस हो गया बीच में, फिर उन न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो द्रव, कोशिकीय द्रव भरा है, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। यहाँ पर आपका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी है, न्यूक्लियस को भी सपोर्ट करने के लिए, उसको भी एक शेप प्रोवाइड करने के लिए बाहर न्यूक्लियस के क्या होती है, एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, केंद्रिका होती है। ठीक है, अब जो अलग अलग तरह के कंपोनेंट हैं जो और हमारे सेल के अंदर होते हैं, वो क्या होते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम क्या होते हैं, ये प्रोटीन के सिंथेसाइज में मदद करते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है, प्रोटीन के सिंथेसाइज में कौन हेल्प करते हैं, वो राइबोसोम होते हैं। अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं, ये भी हमारे सेल के अंदर होते हैं, इन्हें हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। जो एनर्जी होती है वो यहीं से हमें मिलती है, या एनर्जी को स्टोर करते हैं। सेम ऐसे ही गोल्जी काय भी होते हैं। तो ये अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जो हमारे सेल के अंदर होते हैं। इतना डिटेल में हमें नहीं देखना, क्योंकि एनसीईआरटी 8 तक इतना डिटेल में नहीं है। अब देखिए, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर की जो लेयर होती है, वो, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोल्स बोलते हैं, केंद्रिका बोलते हैं। न्यूक्लियस आल्सो हैज़ अ स्मॉल डेंसली स्फेरिकल बॉडी, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोल्स बोलते हैं, केंद्रिका बोलते हैं। ठीक है,
अब देखिए जो न्यूक्लियस होता है वो हमारा कंट्रोल करता है ऑल द फंक्शन ऑफ सेल। सीधा सा क्वेश्चन सीटेट में बनता है कि विच पार्ट ऑफ द सेल कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ द सेल। जैसे हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है दिमाग के अंदर, पिट्यूटरी ग्लैंड वो हमारा क्या कहलाता है, मास्टर कहलाता है, वही सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है। सेम ऐसे ही जो न्यूक्लियस होता है वो सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है हमारे सेल की। इन एडिशन द न्यूक्लियस ऑल्सो हैज़ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोजोम। जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, उसके अंदर थ्रेड लाइक, जैसे थ्रेड होता है ना, धागे की तरह स्ट्रक्चर बने होते हैं जिनको हम क्रोमोजोम बोलते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हमारी बॉडी में कितने क्रोमोजोम्स के पेयर होते हैं और कौन सा पेयर होता है जो रेस्पॉन्सिबल होता है बच्चे के लिए। पूरा डिटेल में आप उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएंगे, ठीक है। और क्रोमोजोम के अंदर भी क्या होते हैं, आपके जीन होते हैं जो क्या करते हैं, एक करेक्टरिस्टिक जो आपके अंदर है वो आपके बच्चों में जाए, बच्चों से और आगे जाए। तो जो करेक्टरिस्टिक्स आपके पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जाती हैं उसको कौन करता है, जीन करता है। तो याद रखिए न्यूक्लियस होता है, क्वेश्चन बना है सीटेट में, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है। तो क्रोमोजोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, और गुणसूत्र के अंदर भी आपके जीन होते हैं। और जीन जो है वो इसमें सबसे छोटी इकाई हो जाएगी न्यूक्लियस के अंदर। जीन, क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के अंदर जीन है, जीन के अंदर क्रोमोजोम नहीं है, क्रोमोजोम के अंदर जीन है। गुणसूत्रों के अंदर जीन होते हैं जो एक बच्चे के अंदर गुण होते हैं जो अपने पापा मम्मी से आते हैं, वो जीन्स की वजह से आते हैं, जीन की वजह से आते हैं, जो कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और न्यूक्लियस में भी किसके अंदर, क्रोमोजोम के अंदर होते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत बारीक पॉइंट हैं और इनको याद रखना है। और यही गलतियां आप एक सीटेट में करते हैं, इनको अच्छे से आप देख कर जाइएगा, ठीक है। द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल ऑफ अ ब्लू ग्रीन एल्गी। देखिए जो शैवाल होते हैं, जो काई होते हैं, जैसे मैंने बताया काई, आपने देखा होगा आपका नल वगैरह जो होता है उसके पास ग्रीन ग्रीन कलर का काई जम जाती है, तो वो आपका एल्गी ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है जो न्यूक्लियस ऑफ द सेल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इज डिफरेंट फ्रॉम द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसका सेल अलग होता है। द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यहाँ पर क्या होती है, वो अपसेंट होती है। इनमें कोई भी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती, कोई भी, याद रखिएगा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होती, जिसकी वजह से अब देखिए ये न्यूक्लियस है, ये तो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म भरा है, ये आपका न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस को भी मैंने बताया था ना कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है कौन, न्यूक्लियोल्स, केंद्रिका। तो इनके अंदर केंद्रिका नहीं होती। अब जब केंद्रिका, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ही नहीं होगी, केंद्रिका ही नहीं होगी, तो इनका कोई स्ट्रक्चर होगा नहीं। तो इसी वजह से हम ये बोलते हैं कि इनके अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं है। तो न्यूक्लियस इस वजह से नहीं होता क्योंकि उसका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता, ठीक है। तो वो कौन से होंगे, वो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग होते हैं, क्यों, क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं है, वो केंद्रिका नहीं है, जिसकी वजह से इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। सेल विदाउट अ प्रॉपर न्यूक्लियस, ये आपके क्या कहलाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीटेट के लिए। प्रोकैरियोटिक सेल कौन से होते हैं, जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ऐसे ही आता है कि न्यूक्लियस किसके अंदर नहीं होता, वो प्रोकैरियोटिक होंगे, जिसमें क्या आ जाएंगे, आपके शैवाल आ जाएंगे। वो न्यूक्लियस कहने का मतलब क्या है कि उनकी कोई शेप नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एक आपकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होनी चाहिए जो उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती, वो वहाँ पर नहीं है। प्रॉपर न्यूक्लियस वहाँ पर नहीं होता, या फिर हम कहते हैं न्यूक्लियस इज अपसेंट। यहाँ पर न्यूक्लियस अपसेंट होता है। न्यूक्लियस तो होता है लेकिन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती। लेकिन आप फिर भी ये याद रखेंगे, न्यूक्लियस यहाँ पर नहीं होता, वो आपके क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। और वो सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है, जैसे हमारे सेल होते हैं और उनमें पूरी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, वो आपके क्या कहलाते हैं, यूकैरियोटिक सेल कहलाते हैं। सेल इन विच द न्यूक्लियस इज फाउंड विद मेम्ब्रेन, एक पूरी अपनी उनकी एक केंद्रिका होती है, प्रॉपर स्ट्रक्चर तरीके से केंद्रिका होती है। वो न्यूक्लियस, वो केंद्रक आपके क्या कहलाते हैं, वो यूकैरियोटिक सेल कहलाते हैं, जो हमारी बॉडी में है। लेकिन याद रखिएगा जो शैवाल है वो क्या है, वो आपका प्रोकैरियोटिक है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, या प्रॉपर स्ट्रक्चर न्यूक्लियस वहाँ पर नहीं होता। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एम्प्टी और विजिबल स्ट्रक्चर बिटवीन साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड वैक्यूल्स, रिक्तिका। देखिए एनिमल सेल, ये प्लांट सेल है, तो इनमें कुछ इस तरह से, एनिमल सेल में तो छोटे होंगे और प्लांट सेल में बहुत बड़े बड़े खाली एम्प्टी स्पेस होते हैं इस तरह से, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिक्तिका बोलते हैं। और याद रखिएगा ये प्लांट के सेल में, जो प्लांट होते हैं उनके जो पादप कोशिका होती हैं उनमें ये बहुत बड़े होंगे, लेकिन जो एनिमल का सेल होता है उनमें ये काफ़ी छोटे होते हैं। तो ये
इंपॉर्टेंट डिफरेंस है किसके बीच में, प्लांट सेल के बीच में और एनिमल सेल के बीच में। एक तो सेल वॉल नहीं होती किसमें, एनिमल सेल में, और एक ये जो वैक्यूल्स होते हैं ये एनिमल सेल में छोटे होते हैं और प्लांट सेल में काफ़ी बड़े होते हैं। देखिए इसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो पत्तियां लीव्स होती हैं वो ग्रीन होती हैं, और वो ग्रीन किसकी वजह से होती हैं, ग्रीन प्लास्टिड की वजह से, जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, वो क्लोरोफिल को कंटेन करती हैं। उस क्लोरोफिल को ही हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, हरित लवक बोलते हैं। और ये क्लोरोप्लास्ट खाली प्लांट सेल में होता है जो उनको ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। उसके बाद देखिए ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है, दोनों में सेल मेम्ब्रेन होती है। और देखिए प्लांट सेल जो है उसमें एक एक्स्ट्रा सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है। यहाँ पर जो देखिए वैक्यूल्स हैं ये छोटे छोटे हैं, लेकिन एनिमल सेल में यही वैक्यूल, यही रिक्तिका बहुत बड़ी है। बाकी केंद्रक है, न्यूक्लियस है। तो सारे डिफरेंसेस मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, तो आप इन सबको ध्यान अच्छे से रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट, पादपों में पोषण। ठीक है, किस तरह से जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट होते हैं, ठीक है। देखिए अब हम समझेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट, पादपों में पोषक, कैसे जो प्लांट होते हैं वो अपना फूड जो है वो बनाते हैं या लेते हैं, वो सारा हमें समझना है जो उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है। देखिए बहुत से ऑर्गेनिज्म या बहुत से प्लांट ऐसे होते हैं वो अपना फूड खुद से बनाते हैं, और यही प्रोसेस जो होता है जब प्लांट अपना फूड खुद से बना रहा होता है उसी ही प्रोसेस को हम ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। और ऐसे प्लांटों को हम क्या बोलते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या करते हैं, अपना भोजन खुद, अपना फूड खुद बना रहे हैं। तो ऐसे प्लांट हमारे स्वपोषी होते हैं, याद रखिए ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो अपना फूड खुद से बनाते हैं। बाकी जो अदर ऑर्गेनिज्म जैसे हम या एनिमल, जितने भी अदर ऑर्गेनिज्म, हम भी एनिमल कैटेगरी में ही आते हैं, और जितने भी ऑर्गेनिज्म जो रेडीमेड फूड लेते हैं जो पहले से ही प्लांट ने बना दिया है, तो वो एनिमल जो दूसरे के फूड पर डिपेंडेंट हैं वो आपके हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, विषमपोषी होते हैं। जैसे कि हम प्लांट के फ्रूट, वेजिटेबल, लीव्स, इन सब पर डिपेंडेंट है। हम रेडीमेड फूड ले रहे हैं कहाँ से, प्लांट से। तो जो रेडीमेड फूड लेते हैं, खुद से नहीं बनाते, वो एनिमल या ऑर्गेनिज्म आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। तो ये डिफरेंस आप याद रखेंगे ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स के बीच में। अब हम समझेंगे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कैसे प्लांट अपना खाना खुद से बनाते हैं। देखिए लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, लीव को ही हम किचन भी बोलते हैं या फूड फैक्ट्री बोलते हैं, क्योंकि जितने भी सब्सटेंसेस रूट्स के थ्रू या जो भी हम कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं वो सब आके लीव्स में जैसे किचन में सारा सामान होता है, सेम ऐसे ही लीव में जाकर सब चीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं। वहाँ पर जब सन की रेज आती हैं तो जो लीव्स के अंदर क्लोरोफिल पहले से है वो एक्टिवेट हो जाता है, और उसके थ्रू ही वो जो खाना होता है वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट वहाँ पर करते हैं। उसे ही हम फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा, विच पार्ट ऑफ प्लांट आर नोन एज फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट या किचन ऑफ द प्लांट। तो याद रखिएगा वो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं। द सिंथेसाइज, जो संश्लेषण होता है फूड का, जो प्रोसेस होता है बनने का, इन प्लांट अकर इन लीव्स, वो लीव्स के अंदर ही होता है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल जो हम रूट से लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन वगैरह हो गई, या रूट से जो जितने भी इंपॉर्टेंट तत्व होते हैं सॉइल के, वो प्लांट लेता है ना, और मिनरल्स हो गए, है ना, वो सारे जो चीज़ें रॉ मटेरियल जो प्लांट ले रहा है रूट्स के थ्रू, वाटर, मिनरल जो कि प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव। वो सब जाकर कहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, वो सब जाकर लीव्स में चले जाते हैं। और लीव्स फिर क्या करती है, उन सब की हेल्प से क्या बनाती है, खाना बनाती है, भोजन का पूरा प्रोसेस वहीं जाकर कंप्लीट हो जाता है। तो रॉ मटेरियल जैसे वाटर, मिनरल जो प्लांट को चाहिए होते हैं वो सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स के थ्रू, और उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं कहाँ पर, लीव्स में, पत्तियों में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में है वो प्लांट के थ्रू, प्लांट के अंदर कैसे आती है, तो वो जो प्लांट के अंदर आएगी कार्बन डाइऑक्साइड, वो टेकन होती है किससे, टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। जो टिनी पोर्स, जो छिद्र होते हैं लीव्स के अंदर, वहाँ से वो छिद्र क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में है उसको वहाँ से लेते हैं, और दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल,
और ये जो पोर्स होते हैं ये गार्ड सेल से सराउंड होते हैं, और यही पोर्स जो कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। और इस तरह से क्या होता है, जो लीव्स जिनके अंदर पहले से ही ग्रीन पिगमेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। जैसे मैंने बताया था ग्रीन प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक है ना, तो वो जो क्लोरोफिल जो उनके सेल में पहले से ही है वो सन की प्रेजेंस में क्या होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। इट हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सेल। अब खाना बनाने के लिए जैसे हमारे यहाँ पर एलपीजी गैस चाहिए होती है, सेम ऐसे प्लांट के जो रॉ मटेरियल हैं वो सारे इकट्ठे जाकर लीव्स में हो तो गए, लेकिन अब वो कंप्लीट कैसे होंगे, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कौन देता है, वो एनर्जी सन देता है, और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कौन करता है, वो क्लोरोफिल करता है। तो वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और वहाँ पर खाने का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो पानी हमने रूट्स से लिया है और जो हमने टीनी पोर स्टोमेटा से जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड आई है और जो सन के प्रेजेंस में क्लोरोफिल एक्टिवेट हुआ है, उसने एनर्जी को कंज्यूम किया और खाना जो है वहाँ पर बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से। देखिए जो प्लांट के अंदर जल वगैरह को लेकर आते हैं तो वो होते हैं आपके कौन से टिश्यू, कौन से ऊतक, वो होते हैं आपके जाइलम। लेकिन जो अदर सब्सटेंस, जो अदर पार्ट्स में अदर मिनरल्स, खनिज वगैरह चाहिए, भोजन जो सॉलिड मटेरियल चाहिए होता है प्लांट्स को, वो किसके थ्रू आता है, वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट्स होता है प्लांट में, वो कौन से ऊतक हैं, वो कौन से टिश्यू हैं, तो वो आपके होते हैं फ्लोएम। तो याद रखिए जल का ट्रांसपोर्ट प्लांट में कौन कराते हैं, वो जाइलम टिश्यू कराते हैं। लेकिन अदर सब्सटेंसेस जो खनिज हैं, लवण हैं, मिनरल्स हैं, उनका ट्रांसपोर्ट कौन कराते हैं, उनका ट्रांसपोर्ट फ्लोएम कराते हैं। तो याद रखिएगा जाइलम और फ्लोएम टिश्यू जो कि हमारे प्लांट में भोजन को ट्रांसपोर्ट कराते हैं। ठीक है, अब देखिए जो केमिकल रिएक्शन होती है यहाँ पर, क्योंकि ये केमिकल चेंज है, फोटोसिंथेसिस भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। और यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होती है वो होती है क्या, जो कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने एयर से ली और जो वाटर उन्होंने सॉइल से लिया, वो दोनों रिएक्ट करेंगे सन की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की वजह से। ठीक है, सन के प्रकाश में क्लोरोफिल एक्टिवेट हो गया, उसने एनर्जी को कंज्यूम किया और प्रोसेस वहाँ पर शुरू होगा। और वहाँ पर आपका जो खाना है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉरी, उनके लिए खाना है वो कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है, जिसे हम स्टार्च बोलते हैं। अगर प्लांट के अंदर स्टार्च बन गया है तो समझ लीजिएगा फोटोसिंथेसिस वहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपके क्या होते हैं, बाद में स्टार्च में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ऑक्सीजन O2 जो होती है वो फोटोसिंथेसिस में दिन के समय रिलीज होती है। याद रखिएगा फोटोसिंथेसिस खाली दिन के समय होता है, रात के समय फोटोसिंथेसिस प्लांट नहीं करते। दिन के समय दो चीज़ करते हैं प्लांट, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और रेस्पिरेशन भी करते हैं, श्वसन भी करते हैं। लेकिन रात के समय प्लांट खाली रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं। और रेस्पिरेशन में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, याद रखिएगा। तभी तो कहते हैं पेड़ों के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रेस्पिरेशन में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। लेकिन दिन के समय प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड निकाल तो रहे हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन निकालते हैं वो इस कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा होती है। इसलिए दिन के समय हम कहते हैं प्लांट जो हैं वो ऑक्सीजन देते हैं। बाकी रेस्पिरेशन भी करते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस जो है वो खाली दिन के समय में करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है द कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। बाद में जो प्रोसेस में इसमें कार्बोहाइड्रेट बनी है, जो हमारी शुगर होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है फूड के अंदर, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो आपका स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है। और यही प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, ये जो प्रेजेंस होगी स्टार्च की लीव्स के अंदर, मंड की प्रेजेंस होगी हमारी लीव्स के अंदर, यही इंडिकेट करेगी क्या, ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यही बताएगी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो गया है। द स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि वहीं से क्या हो रहा है, ये कन्वर्ट होकर बन रहा है। ठीक है, अब देखिए जो एल्गी होती हैं, जो शैवाल होते हैं, जो सिलीमी ग्रीन पैचेस इन द पॉन्ड, आपने देखा होगा जो तालाब वगैरह पर ग्रीन ग्रीन करके पैचेस लग जाते हैं, वो भी एल्गी ही होते हैं। याद रखिए जो एल्गी होते हैं, क्योंकि ये भी ग्रीन है इनका मतलब इनके अंदर भी क्लोरोफिल है। जिनके अंदर क्लोरोफिल होगा वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, क्योंकि क्लोरोफिल एनर्जी को कंज्यूम करेगा सन की, और वहाँ पर कहीं ना कहीं खाने की प्रक्रिया होगी। तो ग्रीन जो एल्गी होती हैं उनमें भी क्लोरोफिल होता है, और वो भी फोटोसिंथेसिस
में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन सीटेट में बना है, कथन के रूप में था ये। क्या एल्गी अपना भोजन खुद बनाते हैं? क्या वो फोटोसिंथेसिस करते हैं? जी हाँ, ग्रीन एल्गी भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है। ठीक है, अब ये तो वो प्लांट की बात कर दी मैंने जो अपना खाना खुद बना रहे हैं। अब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड। जब क्लोरोफिल नहीं है तो खाना वहाँ पर बन ही नहीं पाएगा। तो ऐसे प्लांट जो होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? वो आपके पैरासाइट होते हैं, जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं, जो परपोषी होते हैं। और ऐसे ही प्लांट का एग्जाम्पल है कॉस्कुटा, अमरबेल। ये डायग्राम में आप देखिए, इस पेड़ के ऊपर ये बेल जो है वो लटकी हुई है ना। क्यों? क्योंकि ये जो होस्ट है, ये जो होस्ट यहाँ पर कौन है? ये प्लांट एक होस्ट की तरह है, और ये इससे पोषक तत्व लेगी और फिर अपने अंदर जो भोजन है वो लेगी। तो ऐसे प्लांट जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता लेकिन वो दूसरे प्लांट से अपने पोषक तत्व लेते हैं, वो आपके पैरासाइट होते हैं। और कॉस्कुटा, अमरबेल जो है वो इसी का एग्जाम्पल है। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दे टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। जिन प्लांटों के ऊपर वो क्लाइंब करते हैं, चढ़ जाते हैं, वहाँ से वो अपना पोषक तत्व लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। और ऐसे ही प्लांट जो उनके ऊपर क्लाइंब हुए हैं वो आपके क्या होते हैं? वो पैरासाइट होते हैं। और जिस प्लांट के ऊपर वो क्लाइंब हुए हैं वो प्लांट जो होता है वो आपका होस्ट होता है। याद रखिएगा, क्या होता है? होस्ट होता है। ठीक है, अब जो ऐसे प्लांट है उनको क्या हम बोलते हैं? पैरासाइट बोलते हैं, परपोषी बोलते हैं। तो हिंदी में सॉरी, परपोषी तो आपका होस्ट होगा। क्या होगा? होस्ट होगा। पैरासाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? परजीवी। ठीक है, ऐसे जो प्लांट, देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है, क्लियर कर लेते हैं। जिस प्लांट से ये न्यूट्रिशन लेंगे, ठीक है, वो प्लांट तो आपका होस्ट होता है। क्या होता है? होस्ट, परपोषी, जो पहले से ही अपना भोजन खुद बना रहा है। लेकिन जो प्लांट इसके ऊपर चढ़ा है, जो कॉस्कुटा, अमरबेल है, वो क्या है? वो आपका पैरासाइट है, परजीवी है। लेकिन जो होस्ट, जो दूसरा प्लांट था, वो आपका परपोषी था। इस परजीवी में पैरासाइट के और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? बेड बग, जो खटमल होते हैं, जो आपकी लीचीज हो गई, जो आपके जू हो गए, कॉस्कुटा हो गए। ठीक है, लाइस तो आपकी जू हो गई है ना। तो ये सारे जो होंगे ये भी आपके क्या हैं? परजीवी ही हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं? इनमें खुद तो कुछ होता नहीं है, कुछ देते नहीं है, ये सिर्फ लेते हैं। ये आपकी बॉडी से सारे न्यूट्रिशन ले लेंगे, बदले में कुछ नहीं देंगे। तो ऐसे ही जीव जो आपकी बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं वो आपके पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं। और इनके एग्जाम्पल भी मैंने बता दिए हैं, बेड बग, लीचीज, कॉस्कुटा, लाइस, ये सारे के सारे पैरासाइट के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए, कुछ हमारे जो होते हैं वो कीट भक्षी होते हैं, जो इंसेक्ट को कंज्यूम करते हैं। इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। कीट भक्षी हम उनको बोलते हैं, जैसे कि पिचर प्लांट। जो पिचर प्लांट होता है वो इंसेक्ट्स वगैरह को खाता है। तो ऐसे ही प्लांट जो इंसेक्ट को कंज्यूम करते हैं वो आपके क्या होते हैं? वो कीट भक्षी होते हैं, पिचर प्लांट होते हैं। बाकी बहुत डिटेल में इसके बारे में टॉपिक सीरीज में बताया है पिचर प्लांट के बारे में। बाकी आप इतना ही अभी मैराथन सेशन में याद रखिए। ठीक है, अब कुछ ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? वो आपके मृत जीवों से लेते हैं। फंगाई ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो मरे सड़े गले चीज़ें होती हैं वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो वो आपके क्या कहलाते हैं? सेप्रोट्रॉप्स कहलाते हैं, मृत जीवी कहलाते हैं। जैसे ईस्ट जो है वो आपकी फंगाई के अंदर आती है। याद रखिएगा, वो मैंने पहले नहीं बताया था आपको, अब यहाँ पर बता देते हैं। जैसे आपका मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है। जो अल्कोहल हम बना रहे थे ईस्ट में, जिसे हम फर्मेंटेशन बोलते हैं, वो जो ईस्ट थी वो क्या थी? वो फंगाई होती है। याद रखिए, ऐसे ही मशरूम भी फंगाई है। कवक तो इसमें आ ही जाएंगे। तो ये सारे फंगाई होते हैं। ये क्या करते हैं? ये दूसरे मरे हुए जो मर जाते हैं, डेड और डिकेइंग प्लांट या एनिमल्स होते हैं, उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। और इन्हें ही हम सेप्रोटॉप्स कहते हैं, मृत जीवी कहते हैं। देखिए, इसके बाद अब हम समझेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है, सहजीवी क्या होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बना है सीटेट में। देखिए, परजीवी में, पैरासाइट में हमने क्या पढ़ा था कि एक जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाली न्यूट्रिशन ले रहा है, बदले में कुछ दे नहीं रहा।
लेकिन जब एक ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, न्यूट्रिशन तो लेगा लेकिन बदले में उसको भी कुछ देगा, तो वहाँ पर वो एक रिलेशनशिप बना लेते हैं और उस रिलेशनशिप को ही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। और ऐसे ही जीव जो एक दूसरे को न्यूट्रिशन देंगे, शेल्टर देंगे और उसको शेयर करेंगे एक दूसरे से, तो वो आपके सहजीवी होते हैं। याद रखिएगा, परजीवी और सहजीवी में यही अंतर है। परजीवी तो खाली न्यूट्रिशन लेते हैं, ये न्यूट्रिशन लेंगे और बदले में कुछ और न्यूट्रिशन या कुछ शेल्टर देंगे, पानी देंगे या कुछ अदर सब्सटेंस उसको देंगे, तो वो आपका एक रिलेशनशिप बना लेते हैं जिसे हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सहजीवी बोलते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दिया है राइजोबियम का। राइजोबियम जो होता है ये प्लांट को नाइट्रोजन देता है क्योंकि वो उसको सॉल्यूबल फॉर्म में सॉइल के साथ कन्वर्ट करा देता है। लेकिन राइजोबियम जो होता है ना, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, तो वो खाना लेता है कहाँ से, प्लांट से, और बदले में उसको क्या देता है, नाइट्रोजन। तो वहाँ पर एक रिलेशनशिप बन गया ना उनके बीच में, और यही रिलेशनशिप आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिज्म जो लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिशन, तो वही आपकी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल का उदाहरण दिया है लाइकेन का। देखिए, लाइकेन जो होता है ये भी पार्टनर करता है। लाइकेन में दो ऑर्गेनिज्म एक साथ कनेक्ट रहते हैं। कौन सा, एक एल्गी होगा और एक आपका फंगी होगा। तो एल्गी जो होगा, क्योंकि एल्गी में क्लोरोफिल है तो ये तो खाना बनाएगा, लेकिन जो फंगाई है वो क्या करेगा, वो इसको बहुत से न्यूट्रिशन जो है इस एल्गी को देगा। तो ये जो एल्गी और फंगाई के बीच में रिलेशनशिप बन गया है, यही आपका क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। और ये इसी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो समझ में आया, ये ध्यान रखिएगा। एल्गी यहाँ पर ये इसको ग्रीन फोटोसिंथेसिस की मदद में खाना दे रहा है, और फंगी जो है वो उसको यहाँ पर शेल्टर देगा। ठीक है, तो ये सारा रिलेशनशिप आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आ जाता है। तो इतना ही हमें न्यूट्रिशन इन प्लांट में देखना था। अब हम आगे समझेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल, कि प्राणियों में पोषण कैसे होता है, कि कैसे हम फूड को लेते हैं और बाद में वो एक्सक्रीट हो जाता है, वेस्ट मटेरियल की तरह बाहर निकल जाता है। वी टेक फूड थ्रू माउथ, हम अपने माउथ से फूड लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं और उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनको यूटिलाइज करते हैं, और फिर बाद में वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट कर देते हैं। अब ये जो फूड है ना, वो पास थ्रू अ कंटिन्यूस कैनाल, एक कंटिन्यूस कनाल होती है जहाँ से हमारा फूड जो है पास करता है। और वो कनाल जो है स्टार्ट हो जाती है, बिगिन हो जाती है कहाँ से, हमारी वकल कैविटी, जो हमारा माउथ है वो पूरा क्या कहलाता है, वकल कैविटी कहलाता है, जिसमें आपकी टंग भी आ जाएगी, टीथ भी आ जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस आपका वकल कैविटी से शुरू होता है और एंड होता है कहाँ पर, एनस में, लास्ट में, जहाँ पर आपका वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। तो पूरी एक कनाल होती है, एक पूरा पाइप होता है, इस तरह से हम समझ सकते हैं, जो आपका वकल कैविटी से शुरू होकर एंड होता है कहाँ पर, एनस पर। और ये जो कैनाल है ये डिवाइड होती है बहुत सारे कंपार्टमेंट में। हम इसको अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं, लेकिन बट ये एक ही कैनाल होती है जो स्टार्ट होती है आपकी वकल कैविटी से, और एनस जिसे हम गुहा बोलते हैं वहाँ जाकर एंड हो जाती है। तो अलग अलग जो कंपार्टमेंट हैं इनका सही सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। सीटेट में यही सही सीक्वेंस पूछा जाता है कि सबसे पहले क्या आता है कैनाल में। सबसे पहले आता है आपका वकल कैविटी, आपका माउथ, जहाँ से हम फूड को लेते हैं। उसमें आपका सलाइवरी ग्लैंड होता है, जहाँ से आपका सलाइवा निकलता है, लार निकलती है, और वो लार क्या करती है, जो हमारे खाने में स्टार्च होता है उसको शुगर, उसको कार्बोहाइड्रेट में बदल देती है। तो सबसे पहले वकल कैविटी आता है, फिर आपका फूड पाइप आता है, इसोफेगस आता है। ये क्या करता है, जो हमारा भोजन है जो हमने चबा लिया है उसको इस पाइप के थ्रू लेकर जाता है और कहाँ पहुँचा देता है, थर्ड नंबर पर हमारे आमाशय, हमारे स्टमक में पहुँचा देता है। हमारे स्टमक में जो है प्रोटीन वगैरह का सिंथेसाइज जो है वो बिगिन हो जाता है, कंप्लीट नहीं होता, शुरू हो जाता है लेकिन, और ये ख़त्म जाकर कहाँ होता है, सारे जो कंपोनेंट हैं, फैट है, प्रोटीन है, ये सारे जाकर कंप्लीट रूप से डाइजेस्ट हो जाते हैं कहाँ पर, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। और उसके बाद छोटी आंत क्या कर देती है, वहाँ से जो कंपोनेंट से इम्पोर्टेंट अमीनो एसिड है उन सब को हमारे ब्लड वेसल्स में ट्रांसफ़र कर देती है, जो हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन को चाहिए होते हैं अलग अलग फंक्शन करने के लिए। ठीक है, और उसके लास्ट में बाद में आती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। वहाँ से भी कुछ अगर और भी पोषक तत्व रह गए हैं वो वहाँ से निकलेंगे,
पानी जो अलग होता है यूरिन से वो लार्ज इंटेस्टाइन में होगा और बाद में जो वेस्ट मटेरियल है वो आपके एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो पूरी इस तरह से ये कैनाल डिवाइड होती है जो शुरू होती है आपकी वोकल कैविटी से, फिर फूड पाइप, इसोफेगस, फिर आपका स्टमक आता है, फिर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और फिर आपका एनस। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, ठीक है। अगर मैं माउथ की बात करूं, वोकल कैविटी की बात करूं, तो सबसे पहले आती है हमारे टीथ जो हमारे खानों को चबाते हैं। तो जो नंबर ऑफ मिल्क टीथ होते हैं एक बच्चे में वो 20 होते हैं, लेकिन जो हम एडल्ट हैं, हम में जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, वो कितने होते हैं? वो 32 होते हैं। और ये बात आपको याद रखनी है, जिसमें हमारे 4 इंसीजर होते हैं, 8 कैनाइन होते हैं, 8 प्रीमोलर होते हैं और 12 मोलर होते हैं। और इनका सिक्वेंस भी पूछा था सीटेट में, तो याद रखिए सबसे पहले आपके इंसीजर आते हैं, आगे वाले 2 दांत जो काटने में मदद करते हैं, 2 दांत ऊपर के और 2 दांत नीचे के। तो कुल मिलाकर 4 इंसीजर होते हैं, 4 कृंतक, हिंदी में क्या बोलते हैं? कृंतक। तो सबसे पहले हमारे इंसीजर आते हैं, सीक्वेंस में सबसे पहले क्या आएंगे? इंसीजर आएंगे, कृंतक आएंगे। उसके बाद हमारे 8 कैनाइन होते हैं, 2 आगे वाले दांत के बाद जो हमारे 2 इधर वाले ये दांत और 2 इधर वाले ये दांत, तो 2 ऊपर 4 नीचे। तो हमारे 8 जो होते हैं वो आपके रदनक होते हैं, क्या होते हैं? कैनाइन होते हैं। याद रखिएगा, 2 ऊपर इधर की तरफ, 2 ऊपर उधर की तरफ, तो 4 ऊपर, ये देखिए ये 2 और इधर वाले ये 2, और इसी में वो नोकीला वाला दांत भी आ जाता है जो हमारे कैनाइन के अंदर होता है, रदनक के अंदर होता है। तो पहले कृंतक आते हैं, फिर आपके रदनक आते हैं, और कितने कैनाइन होते हैं? हमारे 8 कैनाइन होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। उसके बाद हमारे प्रीमोलर आते हैं, प्रीमोलर भी कितने होते हैं? हमारे 8 होते हैं, ठीक है। तो 8 मतलब 4 ऊपर 4 नीचे, ये देखिए 2 और ये वाले 2, ये क्या है? ये आपके प्रीमोलर हैं। तो 4 ऊपर वाले 4 नीचे, तो कुल मिलाकर 8 प्रीमोलर होते हैं जिनको हम अग्रचवर्णक बोलते हैं हिंदी में। और उसके बाद हमारे 12 मोलर होते हैं, पीछे वाले दांत, 3 पीछे ऊपर, इधर भी 3 पीछे, तो कुल मिलाकर 6 ऊपर की तरफ, 6 नीचे की तरफ। तो इस तरह से हमारे 12 जो होते हैं वो चवर्णक होते हैं, मोलर होते हैं। तो ये पूरी तरह से आपको पता होना चाहिए। 4 तो हमारे इंसीजर हैं, 8 कैनाइन हैं, 8 प्रीमोलर और 12 मोलर। 4 8 8 12 इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये सीक्वेंस है। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो ये पूरा सीक्वेंस आपको याद रखना है एक तो, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है। देखिए इसके बाद हमें समझना है कि जो डाइजेशन होता है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसमें अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं। सबसे पहले इंजेशन होता है, इंजेशन मतलब हम फूड को लेते हैं, उसके बाद उसका डाइजेशन होता है, उसके बाद उसमें एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन, अवशोषण, मतलब जो उसमें से इम्पॉर्टेंट तत्व हैं, अमीनो एसिड वगैरह, वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड वेसल की तरफ को जाते हैं। उसके बाद एसिमिलेशन होता है, स्वांगीकरण होता है, जिसमें क्या होता है, जो इम्पॉर्टेंट तत्व ब्लड वेसल्स के थ्रू जा रहे हैं वो जाकर हमारे अलग अलग ऑर्गन में चले जाते हैं, जो वहाँ पर अलग अलग फंक्शन करते हैं। और बाद में जो वेस्ट मटेरियल है, इजेशन में क्या होता है, वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होता है। तो ये पांचों प्रोसेस हमारे पूरे डाइजेशन में चलते हैं और इनका सही सीक्वेंस पता होना चाहिए। बिल्कुल सेम इसी तरह से ये सीटेट में पूछा गया था। पहले इंजेशन होता है, फिर डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन, स्वांगीकरण होता है, और बाद में आपका एक्सक्रीशन होता है जिसे हम इजेशन बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा इनको समझेंगे भी अभी, लेकिन आपको पहले ये प्रोसेस पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जो हमारा माउथ होता है उसमें स्लाइवरी ग्लैंड होती है, वकल कैविटी में अभी हमने पीछे देखा था। और ये जो स्लाइवरी ग्लैंड होता है ना, ये सीक्रेट करता है एक जूस जिसे हम बोलते हैं स्लाइवा। और ये स्लाइवा क्या कर देता है, हमारा जो स्टार्च होता है भोजन में उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है। अब इसका टेस्ट पता कैसे चला, देखिए 2 नलियाँ ली, एक नली में तो उबले हुए चावल और एक नली के अंदर, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जो हमने चावल चबा लिए हैं उनको डाला गया। और जब आयोडीन के सॉल्यूशन के साथ इनको टेस्ट करा गया तो देखा गया कि जो इधर वाले जो उबले हुए चावल थे उसका कलर तो हमारा पर्पल हो गया, ठीक है। लेकिन जो ये वाले चावल हैं जो चबा लिए हैं उनका कलर पर्पल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टार्च है ही नहीं। स्टार्च किस में बदल गई, शुगर में बदल गई। किसकी वजह से, स्लाइवा की वजह से। लेकिन उबला हुआ चावल क्या है, उसमें अभी स्टार्च है जिसको हमने चबाया नहीं है और वो अभी कार्बोहाइड्रेट शुगर में नहीं कन्वर्ट हुई, ठीक है।
तो याद रखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सलाइवा कन्वर्ट कर देता है किसको, जो हमारे भोजन के अंदर मंड होती है, स्टार्च होती है, उसको किस में, कार्बोहाइड्रेट, शुगर में। अब उसके अलावा जो हमारी जीभ होती है उसके थ्रू हमें टेस्ट का पता चलता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो टंग है उसमें टेस्ट बड होते हैं, स्वाद कलिकाएँ होती हैं जो हमारे अलग अलग टेस्टों को बताती हैं। जैसे 4 कॉमन टेस्ट होते हैं हमारे, स्वीट मीठा, सॉल्टी नमका, सॉर माने आपका खट्टा हो गया, बिटर माने आपका कड़वा हो गया। और ये सब आप किसकी वजह से फील कर पाते हैं, टेस्ट बड, स्वाद कलिकाएं जो हमारी टंग के ऊपर प्रेजेंट होती हैं उनकी वजह से आप ये कर पाते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको टंग और माउथ में याद रखनी है। अब आता है स्टमक, पहले आएगा इसोफेगस। इसोफेगस से क्या होगा, जो आपने खाना चबाया है वो संकुचन करते हुए वो पाइप जो होता है इसोफेगस वो ऊपर नीचे होगा, पहले अंदर आएगा फिर बाहर होगा, ताकि जो फूड है वो नीचे की तरफ को आसानी से खिसक जाए। और खिसकते खिसकते फूड आके कहाँ तक आता है, आपके स्टमक तक आता है। ठीक है, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, जो हमारा स्टमक है, अमाशय है, उसकी जो इनर लाइनिंग है वो सीक्रेट करती है क्या, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और साथ में कुछ डाइजेस्टिव जूसेस जिसे हम जठर ग्रंथि बोलते हैं, और वो वहाँ पर निकालती है क्या, जठर रस। ठीक है, तो याद रखिए इनर लाइनिंग जो स्टमक की होती है वो क्या सीक्रेट करती है, वो म्यूकस निकालती है। कौन सा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और साथ में कुछ डाइजेस्टिव जूसेस भी वहाँ पर निकलते हैं। ये जो म्यूकस होता है ये प्रोटेक्ट करता है हमारी लाइनिंग ऑफ स्टमक की, स्टोमेटा याद आ रहा है, स्टमक की, जो हमारी स्टमक होता है, जो हमारा आमाशय होता है, उसकी जो लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, ये म्यूकस। ठीक है, याद रखिए म्यूकस जो है वो उसको प्रोटेक्ट करता है। और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे भोजन के साथ, हमारे फूड के साथ हमारे अंदर शरीर के एंटर कर जाते हैं, उनको किल कर देते हैं, उनको मार देता है। याद रखिए, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द एसिड किल मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द फूड एंड मेक द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक। और उसको कैसा बना देता है, वो हमारे स्टमक में जो फूड है उसके मीडियम को कैसा बना देता है, एसिडिक बना देता है। और जो डाइजेस्टिव जूसेस भी एक्सक्रीट हो रहे थे वो ब्रेक डाउन करेंगे द प्रोटीन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस, जो प्रोटीन है उसको सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करना शुरू कर देते हैं आपके डाइजेस्टिव जूसेस। तो इतना ही काम आपके स्टमक में होता है। उसके बाद स्टमक से आपका जो भोजन है वो कहाँ जाता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में जाता है। और ये एक हाईली क्वाइल्ड मतलब मुड़ी तुड़ी, मुड़ी मुड़ी सी होती है, और ये अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग होती है, ये लंबी होती है। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लंबी होती है लेकिन पतली होती है, लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो मोटी होती है पर छोटी होती है। ठीक है, ये बात भी आप याद रखेंगे। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये रिसीव करती है सीक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रियाज। जो हमारा लीवर है, लीवर क्या होता है, हमारी, याद रखना, ये ग्रंथि है। और लीवर जो होता है वो हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए और सीटेट में आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, तो जो हमारी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है हमारे शरीर की, वो लीवर ही है। और लीवर कुछ जूसेस को निकालता है, जैसे पित्त को निकालता है, जो पित्त होता है वो पित्त, जो बाइल होता है वो पित्त को कौन सीक्रेट करता है, वो लीवर करता है। और वो जो पित्तरस है वो टेम्पररी जाकर आपके पित्ताशय, गैल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, और वहाँ से वो जो पित्तरस होता है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। और ये जो पित्तरस होता है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फैट होता है उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, रिसीव करती है क्या, जो कुछ सब्सटेंस सीक्रेट हुए हैं, कहाँ से, लीवर से और पैनक्रियाज से, अग्नाशय से। पैनक्रियाज जहाँ पर इंसुलिन निकलता है, याद रखिए डायबिटीज़ को कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है, इंसुलिन। और ये इंसुलिन कहाँ से निकलता है, ये भी हमारी ग्रंथि है, ग्लैंड है, कौन सा, पैनक्रियाज। ठीक है, बिसाइड इट वॉल ऑल्सो सीक्रेट जूसेस, ये कुछ जूसेस को तो रिसीव करता है लेकिन साथ में कुछ जूसेस अपने आप भी निकालता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बता भी दिया है, जो लीवर होता है, जो यकृत होता है, वो हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का। वो बाइल को सीक्रेट करता है, पित्तरस को सीक्रेट करता है, और जो जाकर टेम्परेरी रूप से स्टोर हो जाता है कहाँ पर, गैल ब्लैडर में, पित्ताशय में। और वहाँ से ये रस जो है, पित्तरस जो है, वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। और ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डाइजेशन ऑफ फैट, फैट को डाइजेस्ट कराता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये पूरा याद रखिएगा। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है जो पित्तरस को निकाल रहा है, जो जाकर स्टोर होता है गैल ब्लैडर में, और वहाँ से
टेम्परेरी रूप से गैल ब्लैडर में जाकर स्टोर होता है और वहाँ से जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहाँ पर हमारे फैट जो बसा होते हैं उनका डाइजेशन करता है। बाकी जो पैनक्रियास से जूस निकलते हैं वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन उनको चेंज कर देते हैं किसमें, सिंपल सब्सटेंस से। और पैनक्रियास से हमारा हार्मोन भी निकलता है इंसुलिन, जो डायबिटीज़ को कंट्रोल भी करता है। और कुछ जूसेस निकलते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अभी पूर्ण रूप से डाइजेस्ट नहीं हुए हैं उनको कन्वर्ट करते हैं सिंपल सब्सटेंस में, ठीक है। अब देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड है जो डाइजेस्ट हो रहा है वो जाकर रीच करता है कहाँ, लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहाँ पर जो इंटेस्टाइन के जो जूसेस खुद से निकल रहे हैं वो उस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर देते हैं और पूरा डाइजेशन वहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। जितने भी अदर सब्सटेंस, जितने भी कंपोनेंट हैं वो सारे वहाँ पर फुली रूप से डाइजेस्टेड हो जाते हैं। द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीच द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, लोअर पार्ट में जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के, और वहाँ पर जो इंटेस्टाइन के हमारे जूस हैं वो इस प्रोसेस को कंप्लीट कर देते हैं और सारे कंपोनेंट आपके डाइजेस्ट हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट तो आपका ब्रेक हो जाता है सिंपल शुगर में, जैसे कि ग्लूकोज, फैट आपका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल जाता है, और प्रोटीन आपका अमीनो एसिड में बदल जाता है। अब ये जो ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड, अमीनो एसिड, ये सब अब जो हैं वो हमारे ब्लड वेसल्स में जाएंगे, और जब ये डाइजेस्टेड फूड जो कन्वर्ट हो गए हैं किसमें, ग्लूकोज में, फैटी एसिड में, अमीनो एसिड में, ये पास होते हैं हमारी ब्लड वेसल में अंदर जाते हैं। और जब ये हमारी ब्लड वेसल में जा रहे होते हैं कहाँ से, हमारी वॉल ऑफ इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है वहाँ से जब ये हमारी ब्लड वेसल्स में जा रहे होते हैं तो इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, अवशोषण बोलते हैं। याद करिए सबसे पहले मैंने बताया था इंजेशन होता है, इंजेशन में हम खाने को लेते हैं, फिर डाइजेशन होता है, और थर्ड नंबर पर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है। तो ये अवशोषण यही होता है, जो फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और अमीनो एसिड हैं ये हमारे ब्लड वेसल में जब जा रहे होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से तो वही प्रोसेस आपका अवशोषण है। अब देखिए जाते कैसे हैं, हमारी होता क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वाली नीचे वाली वॉल होती है उसमें क्या होता है, थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ होते हैं जिनको हम विली बोलते हैं, दीर्घरोम बोलते हैं, कुछ इस तरह से फिंगर की तरह इस तरह से आउटग्रोथ होती हैं, इनको हम विली बोलते हैं, दीर्घरोम बोलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीटेट में 2 बार इससे क्वेश्चन आया है। थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ क्या कहलाते हैं, दीर्घरोम कहलाते हैं, विली कहलाते हैं, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। यहाँ पर जो विली है, ये जो ईच विली है इसके अंदर क्या होते हैं, थिन नेटवर्क ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल होती है, सरफेस है एक तो ये, ठीक है। इस सरफेस पर यहाँ पर नलियों के गुच्छे होते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो दीर्घरोम है इनकी जो नेटवर्क, इनमें क्या होता है, इनमें स्मॉल ब्लड वेसल्स के क्या होंगे, थिन नेटवर्क होंगे, और वहाँ से ही जो होती हैं अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल वगैरह आपके जो हैं ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं। तो दीर्घरोम में ही क्या होता है, वेसल्स के गुच्छे होते हैं, और उन ब्लड वेसल में ही क्या होते हैं, आपके फैटी एसिड वगैरह आते हैं, और वहाँ से वो आपके डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में फर्दर आगे जाएंगे। लेकिन जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड वेसल में जा रहे हैं तो वो आपका अवशोषण है, एब्जॉर्प्शन है, क्योंकि वहाँ से अमीनो एसिड किसने करे, ब्लड वेसल ने वहाँ से एब्जॉर्ब कर लिए, विली के थ्रू वहाँ से वो ट्रांसफ़र हो गए। तो विली जो है, द सरफेस ऑफ विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, विली ने उसको एब्जॉर्ब करा और विली ने फर्दर उसको कहाँ भेज दिया, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया। अब होगा क्या, ये जो अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये सब जो हमारे ट्रांसफ़र हो गए हैं ब्लड वेसल्स में, फर्दर ये आगे जाके कहाँ जाते हैं, हमारे डिफरेंट ऑर्गन में जाते हैं, और वहाँ पर जाकर जिसको जो फंक्शन करना होता है वो इनके थ्रू वो फंक्शन करते हैं। और जब ये हमारे डिफरेंट सब्सटेंस में, जब डिफरेंट ऑर्गन के अंदर जब ये ब्लड वेसल्स के थ्रू जो फैटी एसिड हैं, अमीनो एसिड हैं, ये ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, तो ये प्रोसेस ही आपका क्या कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। याद रखिए अवशोषण में तो क्या हो रहा है, विली ने उसको एब्जॉर्ब करा और स्मॉल इंटेस्टाइन से निकाल दिया। उसके बाद जब वो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं ब्लड वेसल्स की सहायता से हमारे डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी में, तो वो प्रोसेस आपका क्या होता है, स्वांगीकरण होता है, एसिमिलेशन होता है। और सबसे लास्ट में अब क्या होगा, इजेशन होगा, निष्कासन होगा, और वो कहाँ होता है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, बड़ी आंत में होता है, ठीक है। ये वाइडर होती है, ये चौड़ी होती है, लेकिन छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से।
इसकी जो लेंथ होती है ना अबाउट 1.5 मीटर होती है। ये क्या करती है, इट फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन आपका डाइजेशन का भाग नहीं है, डाइजेशन तो कंप्लीट हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन में अब कुछ नहीं होगा, डाइजेशन नहीं होगा। तो जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वहाँ से भी जो सॉल्ट वगैरह है निकलने हैं, यूरिन वगैरह जो निकलता है वहाँ से जो होता है वो वहीं पर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में ही होता है, और वाटर वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड से जो वाटर है और जो सॉल्ट हैं वो वहाँ से निकल जाते हैं, तो यूरिन में चले जाते हैं और वाटर अलग हो जाता है, ठीक है। द रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल जो है वो हमारे रेक्टम से पास होता हुआ हमारे एनस के थ्रू होता हुआ बाहर निकल जाता है, और यही हमारा क्या कहलाता है, इजेशन कहलाता है, निष्कासन कहलाता है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा डाइजेशन। इसके बाद छोटा सा पॉइंट जो याद रखना है एनिमल के पर्पज से, वो ये है कि रूमिनेंट क्या होते हैं, रोमनथी क्या होती हैं। द ग्रेजिंग एनिमल जैसे काऊ, बफेलो, डियर, भैंस, घोड़ा, घोड़ा, काऊ, बफेलो, ये सब जो होते हैं ये रोमनथी होते हैं, रूमिनेंट होते हैं। हाथी नहीं आएगा यहाँ पर, काऊ, बफेलो, डियर ये ग्रेजिंग एनिमल है जो घास वगैरह को चरते हैं। तो जो ग्रेजिंग एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा वो अपने खाने को बाद में चबाते हैं, तो यही आपके रोमनथी होते हैं, रूमिनेंट होते हैं। दे क्विकली इंजेस्ट एंड स्वेलो देयर लीफी फूड। इसके बाद छोटा सा पॉइंट जो याद रखना है एनिमल के पर्पज से, वो ये है कि रूमिनेंट क्या होते हैं, रोमनथी क्या होते हैं। द ग्रेजिंग एनिमल जैसे काऊ, बफेलो, डियर, भैंस, घोड़ा, घोड़ा, काऊ, बफेलो ये सब जो होते हैं ये रोमनथी होते हैं, रूमिनेंट होते हैं। हाथी नहीं आएगा यहाँ पर, काऊ, बफेलो, डियर ये ग्रेजिंग एनिमल है जो घास वगैरह को चरते हैं। तो जो ग्रेजिंग एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा वो अपने खाने को बाद में चबाते हैं, तो यही आपके रोमनथी होते हैं, रूमिनेंट होते हैं। दे क्विकली इंजेस्ट एंड स्वेलो देयर लीफी फूड। देखिए इसके बाद इसमें एक छोटा सा पॉइंट है वो, और आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना है कि रोमनथी रूमिनेंट क्या होते हैं। जो ग्रेजिंग एनिमल होते हैं जो घास वगैरह को चरते हैं, जैसे कि काऊ, बफेलो, भैंस हो गई, डियर हो गया, हिरन हो गया, ये सारे रूमिनेंट होते हैं, रोमनथी होते हैं। ये क्या करते हैं, दे क्विकली इंजेस्ट स्वेलो देयर लीफी फूड एंड स्टोर इन देयर रूमन। ये अपने स्टमक के इनका जो स्टमक होता है वो 4 हिस्सों में बटा हुआ होता है, तो ये अपने स्टमक जहाँ रूमन होता है उस वाले पार्ट में ये जो थोड़ा सा भोजन उसको क्विकली इंजेस्ट करते हैं, जल्दी से उस भोजन को अपने अंदर लेते हैं, उसको निगल लेते हैं, ठीक है। और कहाँ पर स्टोर कर लेते हैं, अपने रूमन, अपने पेट के अंदर स्टोर कर लेते हैं, और बाद में उस फूड को वापस लाते हैं अपने माउथ में और फिर च्यू करते हैं उसको पीसफुली। जैसे आपने देखा होगा भैंस वगैरह, गाय वगैरह बाद में खाने को चबाते रहते हैं, तो वो ऐसे ही करते हैं। वो क्या करते हैं, पहले भोजन को क्विकली इंजेस्ट कर देंगे, उसको स्वेलो कर लेंगे अपने रूमन के अंदर, है ना। और वो जो खाना होता है वो कड कहलाता है, क्या कहलाता है, कड। उसको वहाँ पर स्टोर करते हैं और फिर बाद में वो वापस लाते हैं उस फूड को, ठीक है, अपने माउथ में, और फिर उसको च्यू करते हैं पीसफुली। तो वो आपके रूमिनेंट होते हैं, रोमनथी होते हैं, तो याद रखिएगा। उसके अलावा जो अमीबा होता है वो इंजेस्ट करता है अपने फूड को विद द हेल्प ऑफ इस फॉल्स फीट कॉल्ड सूडोपोडिया। ये तो मैंने दिखा दिया था, पहले भी बता दिया था। द फूड इज डाइजेस्ट इन द फूड वैक्यूल्स। इसका जो फूड है वो डाइजेस्ट कहाँ पर होता है, वो फूड वैक्यूल्स में होता है, जिसे हम खाद्य। तो मुझे लगता है सारे टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर कर दिया करें। धीरे धीरे जैसे हम लाइक बोलते नहीं हैं तो लाइक बच्चे करते भी नहीं हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। आपको अगर सेशन अच्छा लगता है शेयर करें, और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।